कुमारी, पल्लवी शर्मा, बनीता कुमारी, ठीक है, और अक्षिता, दीक्षांत, प्रतिमा, आयुषी, सांध्या, अजीत, साधना, साक्षी मौर्य, और ये क्या नाम है, अजीत अगरकर, ठीक है, अजीत शुक्ला, आराध्या शुक्ला, कुमारी लक्ष्मी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आए हैं। बड़ा अच्छा लगा आप सभी को यहाँ देखकर, एंड दैट्स बेसिकली सो गुड टू सी यू हियर। और ये तो आप सभी जानते होंगे कि मैं कंटिन्यूसली कितने टाइम से अभी पढ़ा रहा हूँ ठीक है, रीजन क्या है कि आज मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ एकदम क्लासिक तरीके से, है ना, तो बढ़िया है ये भी। अब यहाँ पे समझिए, इसी वजह से आवाज में ना हल्का सा आपको डिस्टॉर्शन दिख रहा होगा, ठीक है। चल, हाउ यू, ठीक है, चलो क्लास के अंदर बाकी। अरे भाई आज तो तुमने सिस्टम फाड़ रखा है कमेंटों का भाई, ठीक है। ये कौन है, मालविया, अच्छा मालविया, अच्छा जिशान मालविया, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, एक सेकंड इसको करते हैं पेज को डिलीट, और जिस टॉपिक पे हम चल रहे थे उस टॉपिक की तरफ आते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। बात है यहां पे, इस प्रकार से बातें चल रही थी। एचएसआरए की स्थापना हो चुकी थी। किसकी स्थापना हो चुकी थी? एचएसआरए की स्थापना हो चुकी थी, और उसके आगे की हम बातें करने जा रहे थे, ठीक है। फटाफट से अब समझना शुरू करते हैं एचएसआरए की स्थापना के संबंध में। एचएसआरए की स्थापना के संबंध में हम बातों को आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। फटाफट से बताइए अगर आप तैयार हैं तो, ठीक है। चलो फटाफट पहले बताइए आप इसको पढ़ पाए। चलो अब हम बात करते हैं, बिल्कुल। हाँ, अरे वो थोड़ा सा अजीत सांगवान कुछ दिक्कत हो गई थी भाई, अभी मतलब दिक्कत कंटिन्यू है लेकिन वो चल रही है चीजें चंबल वाले शेरों की तरफ से राम राम, सोनू राठौड़ का ऐसा कहना है। चंबल वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सहृदय नमस्कार, ठीक है, ठीक है। चलो, अरे नहीं होगी आवाज खराब, कैसी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये छोटी मोटी बातें थोड़ी हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब यहां आप ध्यान दीजिए, रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट, यानी जो साइमन कमीशन इंडिया में है उसके बाद रेवोल्यूशनरी इंपैक्ट क्या मिले। मैं बहुत इंपॉर्टेंटली ये वाले स्पेसिफिक पॉइंट को मैं समझा चुका हूं, मैं इस वाले पॉइंट को समझा रहा हूं, जो आपको नोट कैसे करना है वो समझिए, ठीक है। चलो, नोट कैसे करना है वो आप समझिए। देखो मैंने जैसा बताया कि यहां पर आप देखते हैं 17 नवंबर 1928 में क्या होता है, डेथ होती है। किसकी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु, लाला जी की डेथ, लाला जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? क्योंकि ये लाहौर रेलवे स्टेशन पर, लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाठीचार्ज में लाठी लगी थी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाठीचार्ज में इनको लाठी लगी थी, लाठीचार्ज में इनको लाठी लगी थी, लाठी लगी थी। क्लियर? जी हाँ, ओके सर, ओके। तो दैट इज लाठीचार्ज इंसिडेंट। लाठीचार्ज इंसिडेंट की क्या डेट है? 30 अक्टूबर 1928। डेथ कब होती है? 1928 में इनकी मृत्यु होती है। इसके पश्चात नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद महीना कौन सा शुरू होगा? दिसंबर। कौन सा स्टार्ट होगा महीना? दिसंबर। तो इसके बाद महीना शुरू होता है दिसंबर 1928। तो दिसंबर 1928 का जब महीना स्टार्ट हुआ, कौन सा? दिसंबर 1928। तो क्या होता है दिसंबर में? सर दिसंबर 1928 ही वो महीना है बेसिकली जिस महीने के अंदर आप देखते हैं कि एचएसआरए की स्थापना हुई, एचएसआरए की स्थापना हुई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, दैट वाज स्टार्टेड, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया क्या स्टार्ट होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, ये होता है भाई स्टार्ट।
हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, दैट वाज स्टार्टेड। मेन फेमस इसमें चेहरा कौन है? भगत सिंह एंड भगत सिंह, चंद्रशेखर। सर ये तो आप पढ़ा चुके हो, फिर भी राजगुरु सुखदेव, राजगुरु सुखदेव। तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? लाला जी की मौत का बदला। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए। यार मुझे ना एक बहुत तगड़ी कमेंट आई, वो पढ़ने तो देखो। साहिल नाम का एक छोरा है, कह रहा है कि सर कमबैक वाली रील सेव कर रखी थी, सेमेस्टर की परीक्षाओं में बैक आ गई और सारी नेगेटिव में चली गई, आय है। ठीक है चलो, ओह माय गॉश, ठीक है भैया, तगड़ा काम है आपका भी, चल आपका अलग ही काम है, एकदम सेट। अब यहां पे आप समझिए कि ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद होता यह है बेसिकली कि जैसे ही एचएसआरए की स्थापना हुई तो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला, लाला जी की मृत्यु का बदला, मृत्यु का बदला, एवेंज ऑफ लाला जी, एवेंज ऑफ लाला जी। तो क्या बदला पूरा हुआ? क्या ये बदला जो था वो पूरा हो पाया? ठीक है चलो, क्या इस बदले को पूरा किया जाएगा? देखो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। डेथ कब हुई थी लाला जी की? 17 नवंबर। एक महीना पूरा कब होगा? 17 दिसंबर। तो कसम खाई थी भगत सिंह ने कि मैं इनको एक महीने में इनकी मौत का बदला जरूर लूंगा। ठीक है, और वो एक महीना कब होगा जी? 17 दिसंबर में। तो ठीक 17 दिसंबर में 1928 में कौन कौन जाता है? भगत सिंह और राजगुरु, भगत सिंह राजगुरु, सुखदेव थापर राजगुरु, हाँ भगत सिंह और राजगुरु ये दोनों जाते हैं। ठीक है चलिए, तो कौन कौन? भगत सिंह, और भगत सिंह के साथ कौन जाते हैं? यहां पर भगत सिंह के साथ कौन जाते हैं? राजगुरु। तो भगत सिंह और राजगुरु जाते हैं दोनों। इनके हाथ में है एक ऑटोमेटिक गन, जो अब से पहले इनमें से किसी ने नहीं चलाई है, जो अब से पहले ऑटोमेटिक गन इन्होंने किसी ने भी नहीं चलाई है। तो जैसे ही इन्होंने ऑटोमेटिक गन अपने पास देखी, आए है इनको आ गया मजा, यार ये तो चीज बड़ी है कहते ही। तो जैसी गाड़ी देखते हैं कि इसमें जो है जेम्स स्कॉट है। क्यों? क्योंकि यहां लाठीचार्ज इंसिडेंट जो हुआ था, इसके अंदर पुलिस इंस्पेक्टर कौन था? जो पुलिस हेड था, या फिर ब्रिटिश ऑफिसर कौन था यहां पर? जेम्स स्कॉट, जेम्स एंडरसन स्कॉट, जेम्स एंडरसन स्कॉट था। तो जेम्स एंडरसन स्कॉट को तो मार नहीं गए थे। ये क्यों गए थे जेम्स एंडरसन स्कॉट को मारने के लिए? तो बदला लेने के लिए, इसी की तो हत्या करनी थी। तो पहुंच गए चीते, लगे हुए थे पट्टी के गति। तो जैसे अब ये वहां पहुंचे तो भगत सिंह और राजगुरु के हाथ में, जैसे मैंने बताया, ऑटोमेटिक गन है। तो ऑटोमेटिक गन देख के इनको लगा कि आय हाय अब तो मजा ही आ गया। लेकिन जल्दबाजी में 17 दिसंबर 1928 को जेम्स स्कॉट की जगह जेपी सैंडर्स को मार देते हैं। कि गाड़ी आ रही थी, कह रहे भाई किसकी गाड़ी है? स्कॉट की गाड़ी है। स्कॉट उस दिन गाड़ी में नहीं था। गाड़ी में से उतरता है सैंडर्स, और ये गोली सैंडर्स को मार देते हैं। तो मैंने क्या बताया, भगत सिंह और राजगुरु क्या करते हैं? दे शूटेड जेपी सैंडर्स, शूटेड जेपी सैंडर्स। इन्होंने आज जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। शूटेड जेपी सैंडर्स, और इसकी होती है डेथ। तो बदला ये पूरा मान लेते हैं, इसकी डेथ हो जाती है तो अपने बदले को पूरा मान लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, क्या मान लेते हैं? अपने बदले को मान लेते हैं पूरा। ये कहते हैं ठीक है भाई हमारा बदला पूरा हुआ। ठीक है, तो ये बात हुई। बिल्कुल होगा विकास आपका सिलेक्शन। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको यहां देखने को मिली हैं, तो फटाफट इसको नोट करिए। अब यहां पे दो नाम बड़े फेमस आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दो आपको बड़े फेमस व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर जी। तो भगत सिंह जी के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम देखते हैं चंद्रशेखर जी के बारे में, और इनके बारे में जितनी भी डिटेलिंग्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। पहले ये बताइए समझ में आया?
ठीक 1 महीने के गैप पे यहां पर हत्या कर दी जाती है। नोट करते ही बताइए, फिर मैं इन दोनों के बारे में डिटेल बताता हूं। भगत सिंह जी की डिटेल अलग बताता हूं एंड चंद्रशेखर जी की डिटेल अलग बताता हूं। फिर हम बात करेंगे दिल्ली कंस्पिरेसी की। मौर्य जी, जिस क्लास की बात आप कर रही हैं ना, वो क्लास लेना हमारा धर्म है, वो क्लास हम जरूर लेंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम। नोट हो गया, बहुत बढ़िया, डन। तो अब यहां पर समझिए भगत सिंह जी और इनके बारे में समझने का थोड़ा प्रयत्न करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप भगत सिंह जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो लिखी है वो आप स्वतः लिख लें। बाकी जानकारी मैं आपको, इतनी जो जानकारी है, क्योंकि ये बात मैं सारी की सारी बता चुका हूं, थोड़ी सी स्टैटिक जानकारी है। आप हेडिंग डालेंगे भगत सिंह, भगत सिंह जी आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, शहीद भगत सिंह जी हेडिंग डालिए। इनके बारे में लिखिए, इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907। ओके, इनका जो बर्थ होता है वो बंगा लायलपुर जो होता है, लायलपुर जिला है जो पंजाब प्रांत के अंदर देखने को मिलता है। ये बहुत छोटी सी बात है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा, पेरेंट्स, इनके पिताजी का नाम है किशन सिंह संधू, माता जी का नाम है विद्यावती कौर। एजुकेशन है, शुरुआत में कुछ वर्ष के लिए बंगा के स्कूल में गए थे। भगत सिंह जी को लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक यानी डीएवी में पढ़े हुए हैं। तो ही वॉज बेसिकली एक्स डीएवी, एक्स डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक में। मैं भी एक एक्स डीएवी हूं, ठीक है, याद रखना, दोनों ही एक्स डीएवी हैं, आप ये मानना, याद रखिए। इसके बाद 1923 में इन्होंने नेशनल कॉलेज इन लाहौर जोड़ा था, जो लाला लाजपत राय जी के द्वारा बनाया गया था। तो इनके बहुत अच्छे संबंध उनके साथ थे। 1926 में इन्होंने नौजवान सभा बनाई थी। सभा बनी है लाहौर में, लेकिन हेडक्वार्टर है अमृतसर में। ये बात आप जानते हैं कि जो सभा बनी है वो बनी है लाहौर में, लेकिन इसके हेडक्वार्टर कहां पे? अमृतसर में। 1928 में एचएसआरए का हिस्सा बनते, और ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी है। कृपया करके फटाफट से इसे नोट कर लो, इनके पिता का नाम, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो। सर इसे लाहौर षड्यंत्र भी कहते हैं? नहीं, लाहौर षड्यंत्र के नाम से हम इसे नहीं जानते, नहीं। लाहौर षड्यंत्र के नाम से अगर कहना चाहते हो तो जेपी सैंडर्स की हत्या को कह सकते हो, ठीक है। चलिए सर, कल मेरी पूरी फीड नेगेटिव हो गई थी, अब तो इंस्टा वाले भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और -9999 ये गुरप्रीत का कहना है, मेरे गुरपू चीते डट जा। विनोद फौजदार कह रहे हैं कि सर आपसे पॉलिटी कैसे पढ़ूं? यार आप कोई भी बैच ले लीजिए जिसमें मैं हूं, मैं पॉलिटी हर बैच में पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो। अच्छा, ये आपने देख लिया है ना? हाँ, बढ़िया, बहुत तगड़ी बात है अगर आप ये समझ पाए। सेम चीज हम जो है, सेम चीज ही हम बात करते हैं इनके बारे में, जिससे कि आप इनके बारे में भी थोड़ा जान पाए। नाम है इनका चंद्रशेखर आजाद। जन्म होता है 23 जुलाई 1906, भवरा। भवरा कहां पे है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जन्म होता है। पिताजी का नाम क्या है? सीताराम तिवारी। माता जी का नाम क्या है? जगरानी देवी। तो पिताजी का नाम है सीताराम तिवारी, और माता जी का नाम क्या है? जगरानी देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट है
केम टू बनारस इन 1921 फॉर स्टडी। उम्र 15 साल, बनारस आते हैं बीएचयू में पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो अच्छा, हाँ ठीक है भाई, मैं साइड हो गया, मान गए, ओके ठीक है। अब पहले ये समझिए, जैसा मैंने कहा यहां पे बनारस आते हैं 1921 में स्टडी करने के लिए। स्टडी कहां कर रहे हैं? बीएचयू। यहां पे मुझे कुछ चीजें लिखनी पड़ेंगी। स्टडी करने के लिए बनारस आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए। यहां मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाता हूं कि जब ये बीएचयू में यहां पर पढ़ने के लिए आए थे तो बीएचयू बनी कब थी? 1917 में बीएचयू बनी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन कौन व्यक्ति हैं जो इसको बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं? एक व्यक्ति का नाम एनी बेसेंट और दूसरे हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने को यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अब जैसा मैंने बताया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहां पर बनती है, तो यहीं पर ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने। 1921 में असहयोग आंदोलन के कारण जेल में गए थे, आंदोलन के कारण इनकी गिरफ्तारी हुई, कारण इनकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी इनकी होती है। अरेस्टेड बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब जैसे ही इनकी गिरफ्तारी होती है, याद रखना वहां पर जज ने इनको, जज द्वारा 15 हंटर की सजा सुनाई गई थी, हंटर की सजा। वहीं इन्होंने कहा था कि मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। यही 15 हंटर की सजा पर ही इन्होंने कहा था कि नाम आजाद। पिता का नाम स्वाधीनता, पिता का नाम स्वाधीनता, और माता का नाम पूछे जाने पर इन्होंने भारत माता कहा था। माता, भारत माता इन्होंने कहा था, और कहा था कि आजाद आजाद था और आजाद रहेगा, और आज के बाद ऐसी कोई पुलिस नहीं होगी जो चंद्रशेखर आजाद को पकड़ पाए। याद रखना। इनकी इंपॉर्टेंट वर्क 1924 में एचआरए की स्थापना, 1928 में एचएसआरए की स्थापना। एचआरए ने क्या किया था? एचआरए ने काकोरी ट्रेन एक्शन किया था। इसने काकोरी की लूट की थी, काकोरी की लूट करी थी। काकोरी लूट आपको 1925 में देखने को मिली है। और एचएसआरए ने क्या किया था? जेपी सैंडर्स की हत्या, सैंडर्स की हत्या। ये दो काम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। इनका नाम आजाद कब पड़ा? 1921 में, जब पढ़ने के लिए आए थे। अब तुम ये सोचो 15 साल के बच्चे में क्या जज्बा रहा होगा। आज की डेट में 15 साल के जो बच्चे होते हैं, एक रैप्टा मार दो तो पता नहीं कर ले, क्या फायदा यार। जज्बा देखिए आप। ये जो चीज है, मैंने भाई मैं तुम्हें एक नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, कभी तुम अभी अपने आसपास गली मोहल्ले के बालकनी में जाके चांटे लगा दो, ऐसे मत कर दियो। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए हाँ जी, हाँ प्रखर श्रीवास्तव, आप बिल्कुल। हम्म, ठीक है, याद रखिए। नोट कर पाए आप? फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर नोट हो गया है तो बता दीजिए। अच्छा प्रताप साहब, ऐसा है। सर मैंने 12th के साथ ट्रिपल सी करी है, एग्जाम दूंगा तो वैलिड होगी? हाँ भाई वैलिड होगी वो।
वो वैलिड होगी। ठीक है, चलिए, बहुत टाइम लगेगा यादव जी, ए यादव, टाइम लगेगा भाई। तो ये आपने नोट कर लिया चंद्रशेखर तिवारी जी के बारे में। बढ़िया आदमी थे यार, मुझे तो बहुत क्लासी आदमी लगे, मतलब ऑरा, इनका भी ऑरा 999 प्लस है। दो तीन आदमी है जिनका ऑरा बहुत ज्यादा है, इनका ऑरा 9999 प्लस है, क्योंकि एक्सडीएवीएन है। ठीक है, इनका ऑरा भी 999 प्लस है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इनसे संबंधित कुछ प्रमुख मामले जो हैं अब हम देखते हैं। तो ये सिर्फ इनके बारे में इंपॉर्टेंट घटनाएं थी। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई थी कि इनकी मौत का जो बदला है वो यहां पर ले लिया जाता है। क्या भगत सिंह जी इसके बाद रुक जाएंगे? नहीं, भगत सिंह जी इसके बाद नहीं रुकेंगे। भगत सिंह जी इसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट घटना को यहां पर बेसिकली अंजाम देते हैं। और जो इंपॉर्टेंट घटना आपको देखने को मिलती है वो किस प्रकार से देखने को मिलती है? वो घटना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, वो घटना है कुछ इस प्रकार से, इसको कहा जाता है दिल्ली कंस्पिरेसी ऑफ 1929। इसको कहा जाता है दिल्ली कंस्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कंस्पिरेसी ऑफ 1929, 1929 के दिल्ली षड्यंत्र की घटना। यह अंतिम पेज होगा जो स्लाइड पे है, उसके बाद मैं हाथ से लिखना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, तो 8 अप्रैल 1929 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त। कौन कौन? 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। केंद्रीय विधानसभा में जो बम फेंका गया था, उस बम के अंदर कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं था। ठीक है, चलिए, क्या था मैं बता दूं। जो बम फेंका था, तो यहां पर जो बॉम्ब बनाया गया था, बॉम्ब बनाया गया था, वो कैसा बॉम्ब था सर? वो साउंडिंग बॉम्ब था, साउंडिंग बॉम्ब। केवल आवाज के लिए वो बनाया गया था। ठीक है, केवल आवाज के लिए वो बनाया गया था। किसके लिए? केवल आवाज के लिए वो बनाया गया था। केवल आवाज के लिए वो बनाया गया था, केवल आवाज, केवल आवाज के लिए वो बनाया गया था। और उनका कहना था कि देयर मोटिव एज स्टेटेड बाय देम वाज नॉट टू किल और इंजर पीपल बट टू मेक द डेफ हियर। इसका मतलब क्या होता है कि बहरे कानों को सुनाना हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव था। इन्होंने यहां पर केवल आवाज वाला बॉम्ब फेंका था जिससे किसी को कोई हानि ना हो। उनका इसके बाद एक स्टेटमेंट आता है, यहां पर भगत सिंह जी का स्टेटमेंट आता है। अच्छा, वो अरेस्ट भी हो गए थे। ठीक है, याद रखना। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि बंद हो चुके कानों को खोलना है। इन्होंने क्या कहा था? हमारा उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, हानि पहुंचाना नहीं है, किसी को हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि बंद कानों को खोलना है, बंद कानों को खोलना है। ये बेसिकली प्रशासन को चाहते थे कि वो एक्टिव हो। अच्छा, जब इन्होंने बम फेंका था ना, तो असेंबली में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े नेता असेंबली में बैठे हुए थे। तो इनका ये ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं था कि वहां किसी को हानि पहुंचाए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बॉम्ब फेंका सो दैट कि वो लोग इस बात को समझे कि आज सिर्फ साउंडिंग बॉम्ब है, कल हम एक्चुअल बॉम्ब भी फेंक सकते हैं, डराने के लिए कि जनता जागरूक है। इसके बाद ये यहां पर अरेस्ट हो जाते हैं, यहां पर ये अरेस्ट हो गए। इसके बाद सरेंडर कर दिया, इसके बाद यहीं सरेंडर कर दिया, यहीं आत्मसमर्पण भी कर दिया, समर्पण किया, यहीं आत्मसमर्पण किया। और फिर इनको लाहौर जेल ले जाया गया। इसके पश्चात इनको कहां ले जाया गया? लाहौर जेल। इनको लाहौर जेल ले जाया गया। इसके बाद ही इन्हें लाहौर जेल ले जाया गया, लाहौर जेल ले जाया गया।
कहां ले जाया गया? शिफ्टेड टू द लाहौर जेल। कहां शिफ्ट किया गया था? लाहौर जेल। लाहौर जेल। ठीक है, कहां शिफ्ट किया? लाहौर जेल। तो सरेंडर इन्होंने यहीं पर किया था, सरेंडर्ड। सरेंडर्ड। कहां ले जाया गया? लाहौर जेल। ठीक है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, याद रखिए। ओह, इसके बाद जेल में जाके क्या होता है उस घटना का हम विवरण करेंगे। इसके बाद जेल में जाकर क्या हुआ? जब शुरुआती तौर पर ये जेल में जाते हैं तो इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए थे वो किस चीज के आरोप थे? केवल बॉम्बिंग के आरोप थे, जिसमें एक भी डेथ नहीं हुई थी। ठीक है, चलिए। अरे खुशी मनाइए अजीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन इंग्लिश आई हैव रिटन द ऑलमोस्ट थिंग्स इन इंग्लिश एज वेल। आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू हियर। नोट कर दिया जयवीर वर्मा ने तो। फटाफट से बताओ, ये नोट करा भाई? दोनों को जेल हुई थी? हाँ, दोनों को जेल हुई थी। बटुकेश्वर दत्त को भी जेल हुई थी और इनको भी जेल हुई थी। ठीक है, याद रखना। बटुकेश्वर जी को भी और भगत सिंह जी को, दोनों को यहां पर जेल हुई थी। मृत्युदंड नहीं मिला था। ठीक है, सिर्फ जेल हुई थी, नॉर्मल जेल हुई थी। और समझना इसके पश्चात क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सी घटनाएं आपको यहां देखने को मिलेंगी। भगत सिंह जी इन जेल। भगत सिंह जी को जेल होती है, को दिल्ली बम कांड में, दिल्ली असेंबली 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 कांड में, असेंबली कांड में जेल हुई। ठीक है, याद रखना। भगत सिंह जी के साथ यहां पर बटुकेश्वर जी भी शामिल थे। बटुकेश्वर जी भी शामिल थे, शामिल थे। तो हु वाज इंक्लूडेड? दैट वाज बटुकेश्वर दत्ता। बटुकेश्वरा जी भी इसके अंदर शामिल थे। इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, तो जब ये जेल में जाते हैं, मिलान वाली जेल आपको देखने को मिलती है, लाहौर जेल। लाहौर जेल। तो यहां पर भारतीय कैदियों के साथ क्या हो रहा था? भेदभाव। यहां भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव हो रहा था। यहां भारतीय कैदियों के साथ भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव हो रहा था, हो रहा था। ठीक है, देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलिए। देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन, देयर वॉज discrimination with prisoners। जो ब्रिटिश कैदी यहां पर शामिल थे, उन ब्रिटिश कैदियों को तो पूरे मजे चल रहे थे, फुल मजे ले रहे थे, खुल के खेल रहे थे। लेकिन भारतीय कैदियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था। अच्छा, आपने कोई अपराध किया, आपको सजा मिली, आप जेल में चले गए, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आपको जीवन जीने का अधिकार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जेल में सजा काट रहे हैं अपने कर्मों की, और ऐसी परिस्थिति में आपका जीवन को छीन लेना कोई औचित्य नहीं है। फिर भी इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे जानवरों के साथ किया जाता है। इस चीज के रिगार्डिंग भगत सिंह जी ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत है।
ये चीज हम तो नहीं सहेंगे भाई। तो यहीं पर लाहौर जेल में इसी कारण से भगत सिंह जी ने भूख हड़ताल की। भगत सिंह जी द्वारा भूख हड़ताल हुई, जी द्वारा भूख हड़ताल, भूख हड़ताल, हड़ताल, हंगर स्ट्राइक। तो ये जो हंगर स्ट्राइक आपको देखने को मिलती है, ये 1929 में देखने को मिली थी। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है। क्योंकि ये अरेस्ट कब हुए थे, यही तो मैं बताऊं, 8 अप्रैल को अरेस्ट हुए थे 1929 में। इसके बाद की तो बात है, तो भूख हड़ताल 1929 में हुई होगी। तो 116 दिन की भूख हड़ताल इन्होंने की थी, तब जाके ये अपने कार्य में सफल हुए। तो 116 डेज की भूख हड़ताल थी, 116 डेज की हंगर स्ट्राइक आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी के कहने पर इस हंगर स्ट्राइक को कंप्लीट किया कि ठीक है पिताजी, अगर आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, और मैं थोड़ा डट जाता हूं यहां पर। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फटाफट नोट करिए। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है। ठीक है, एक बच्चा पीछे बता भी रहा था कि सर ये सवाल क्या है। ठीक है, तो मैं इसीलिए नहीं बता रहा था क्योंकि यहां पे वो ऐड करना था मुझे। एक व्यक्ति है जतिन दास। ठीक है, क्या नाम है, जतिन दास। एक बच्चा पूछा सर ये 116 दिन भूखे कैसे रहे, नहीं पानी पीते थे या कुछ ऐसी चीजों का सेवन करते थे जो बेसिकली मरण के समान है लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, बाहर की आई हुई किसी चीज का सेवन नहीं करते थे, पानी पी के या इस तरीके की चीजें खा के इन्होंने अपने जीवन यापन किया था। बाहर के पिताजी के द्वारा या किसी के भी द्वारा दी गई कोई भी चीजें नहीं खा रहे थे। बहुत मतलब वैसी हालत हो गई थी इनकी भी। लेकिन इसमें जतिन दास नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। जतिन दास नाम के क्रांतिकारी जी की इसमें डेथ हुई थी। जतिन दास, जतिन दास, जतिन दास रेवोल्यूशनरी डाइड इन दिस हंगर स्ट्राइक। एक रेवोल्यूशनरी थे जिनकी डेथ इसमें होती है। रेवोल्यूशनरी डाइड इन दिस हंगर स्ट्राइक। इस भूख हड़ताल में किसकी डेथ होती है, जतिन दास की। ठीक है, तो जतिन दास की डेथ इसी के अधीन आपको देखने को मिल जाती है। काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंटर ये भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन बाद में, अच्छा क्या ये हालत ठीक हुई, हाँ इसके पश्चात ये हालत ठीक हो जाती है। ठीक है, चलो इसके पश्चात, इसके पश्चात कैदियों की हालत में सुधार हुआ, प्लस उनको लिखने के लिए पेन पेंसिल मिली। ठीक है, और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिले। इसके पश्चात कैदियों की हालत में सुधार हुआ, कैदियों की हालत में सुधार, हालत में सुधार यहां पर हुआ। ठीक है, चलो विजिबल चेंजेस या विजिबल रिफॉर्म इन कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स, प्रिजनर्स जो प्रिजनर्स थे उनकी कंडीशन में यहां पर विजिबल रिफॉर्म देखने को मिला, विजिबल चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अपार्ट ऑफ दिस याद रखिएगा इसके पश्चात ही आपको बहुत सारी चीजें और भी देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे ही इनकी भूख हड़ताल समाप्त होती है, कुछ समय के पश्चात इनके ऊपर जो आरोप थे वो बदल दिए गए। ठीक है, इनके ऊपर जो आरोप है वो बदल दिए गए। इनके ऊपर बाद में आरोपों को बदला गया, बाद में आरोपों को बदला गया, आरोपों को बदला गया गया और जेपी सैंडर्स की हत्या का आरोप भी भगत सिंह जी पे लगा दिया गया। आरोपों को बदला गया और जेपी सैंडर्स की हत्या का आरोपी घोषित किया गया। कि हत्या का मुकदमा शुरू हुआ, मुकदमा शुरू हुआ। इसमें इनको मिलेगी उम्र कैद की सजा। ठीक है, चलो लेटर ऑन द एक्यूज वाज चेंज। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं
लेटर ऑन, ठीक है, केस वॉज एक्सटेंडेड, केस वॉज एक्सटेंडेड फॉर जेपी सैंडर्स डेथ, जेपी सैंडर्स डेथ या किलिंग, जेपी सैंडर्स किलिंग, द केस वॉज एक्सटेंडेड फॉर जेपी सैंडर्स किलिंग, और इसमें भी इनको आरोपी ठहराया गया था। चलो फटाफट लिखिए। ठीक है, याद रखना सर, ये हिस्ट्री में अपनी पूरी फैमिली को बताऊंगा, बहुत बढ़िया। तो इसी वजह से मैं भी आपको बहुत स्पष्टीकरण के साथ इन चीजों को समझाऊंगा। हाँ भाई सचिन, जब इनके ऊपर ये आरोप बढ़ाया जाता है तो पूछा जाता है सरकारी गवाह कौन कौन बने थे। तो यहां 2-3 लोगों के नाम याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको नाम याद रखना पड़ेगा हंसराज बोहरा, जयगोपाल, हंसराज बोहरा, जयगोपाल, शारदा देवी, ये कई नाम है। तो यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, हंसराज बोहरा, हंसराज बोहरा, जयगोपाल, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाम हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने जो भगत सिंह है उनके अगेंस्ट में अपनी गवाही दी। भगत सिंह जी ये ब्रिटिश अप्रूवर बन गए, कन्वर्टेड टू ब्रिटिश अप्रूवर, अप्रूवर बन गए, ये बन गए ब्रिटिशर्स के गवाह। ठीक है, याद रखना। कौन है ये, कौन कौन है? हंसराज बोहरा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, हंसराज बोहरा, बोहरा और जयगोपाल, ये सरकारी गवाह बन गए, सरकारी गवाह बने। ठीक है, होने के लिए शारदा देवी भी इसमें शामिल थी, होने के लिए शारदा देवी भी इसमें शामिल थी, बट दैट वाज नॉट दैट इंडिपेंडेंट। लेकिन इसमें जो सबसे फेमस स्टेटमेंट माना जाता है वो हंसराज बोहरा का माना जाता है। तो हंसराज बोहरा वॉज अ पर्सन जिन्होंने इनके अगेंस्ट जो है क्या कह सकते हैं उसको, गवाही दी थी। हंसराज बोहरा खुद लाहौर कॉन्स्पिरेसी में अंदर थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी कौन सी? वही शूटिंग जेपी सैंडर्स को हत्या हुई थी, तो उसमें आरोपी थे, हंसराज बोहरा खुद आरोपी थे। ठीक है, तो दैट हंसराज बोहरा वॉज ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ लाहौर कंस्पिरेसी। लाहौर कंस्पिरेसी 1929 वाली, 28 वाली, 1928। तो जो लाहौर कंस्पिरेसी 1928 में हुई थी उसके खुद आरोपी कौन थे? हंसराज बोहरा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर तुम भगत सिंह के खिलाफ गवाही दोगे, अगर तुम भगत सिंह के खिलाफ गवाही दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्या इनको छोड़ा गया? जी हां, इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इन्होंने यहां पर गवाही दी है, सरकारी गवाह बने हैं, और इसी की वजह से यहां पर भगत सिंह जी को फांसी होती है। भगत सिंह जी को 24 मार्च 1931 की फांसी हुई। ठीक है, चलो। तो कहने की बात जो मैं यहां पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि भगत सिंह जी को चार्ज्ड विद कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है, ऑफ डेट 24 मार्च 1931। ठीक है, चलो।
अब बड़ी बात यह थी कि जैसे भगत सिंह जी को इधर फांसी हुई है, उधर क्या है कि जो चंद्रशेखर आजाद है वो इनको बचाने की कोशिश करे। अरे मुझे पता है 23 मार्च है, वो 24 मार्च की सजा मिली थी, 23 मार्च को जबरदस्ती जो है सजा देनी पड़ी थी, यहाँ 24 मार्च ही है, बिल्कुल सही लिख रहा है, ठीक है, ज्यादा वो टेंशन न को। अब यहां पे क्या हुआ, भगत सिंह जी को तो चलो जी कैपिटल पनिशमेंट जो है इधर मिल गई, लेकिन अब यहां पॉइंट क्या क्रिएट होता है कि जो चंद्रशेखर जी है, क्या उन्होंने इनको बचाने की कोशिश नहीं की? इन्होंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भी, चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भी भगत सिंह जी ने बाहर आने से मना कर दिया कि मैं बाहर नहीं आना चाहता, देश को भगत सिंह चाहिए और भगत सिंह बनने के लिए मुझे अपने प्राणों का बलिदान देना ही पड़ेगा। यहां सजा सिर्फ भगत सिंह को नहीं हुई थी, साथ में राजगुरु और सुखदेव थापर भी थे, साथ में राजगुरु भी थे और सुखदेव थापर भी थे, तीनों को सजा हुई थी और सेम डे की हुई थी। तो चंद्रशेखर आजाद ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं अपन कि इसको ना लाहौर जेल का गेट फाड़ के ले आवेंगे, लेकिन लाहौर जेल का गेट फाड़ने के लिए बहुत ज्यादा बॉम्बिंग चाहिए, तो उसके लिए चाहिए फंडिंग। तो चंद्रशेखर आजाद फंडिंग के लिए क्या करते हैं, चंद्रशेखर आजाद फंडिंग के लिए चले जाते हैं कहा, इलाहाबाद। अब यहां पे ये पॉइंट समझना, फरवरी 1928 में चंद्रशेखर जी इलाहाबाद गए थे मोतीलाल से मिलने। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद गए थे, इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू से मिलने गए थे, मोतीलाल नेहरू से मिलने गए थे, से मिले कब थे? 27 तारीख को, 27 फैब को मिले थे, 27 फैब से को मिले थे 1931 को। लेकिन जैसे ही उनसे मिलते फाइनेंशियल हेल्प के लिए, रीजन था एक ही कि फाइनेंशियल हेल्प इनको चाहिए थी, वित्तीय सहायता चाहिए थी, इसलिए उनसे मिले हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां पे उनसे मिलते हैं और वापस आ रहे थे, मदद मिली नहीं मिली ये राज की बात है और ये राज कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ये वहां से वापस आ रहे थे, रास्ते में अल्फ्रेड पार्क में इनको पुलिस ने घेर दिया। 2 घंटे तक गोलीबारी चली, इन्होंने भी गोलियां चलाई, उधर से भी गोलियां चली। जब चंद्रशेखर आजाद जी के पास सिर्फ एक गोली बची, तो इन्होंने उस गोली से खुद को मार दिया, क्योंकि ये वचनबद्ध थे। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स मुझे ना उस दिन पकड़ पाए थे, ना आज पकड़ पाएंगे। चंद्रशेखर आजाद था और आजाद रहेगा। जय हिंद। और इन्होंने खुद को शूट कर दिया। तो ये बात कब की है जो मैंने बताया? तो इसी वजह चंद्रशेखर आजाद मोतीलाल नेहरू से मिले थे और यहीं अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ही है, इलाहाबाद में गोलीबारी में इन्होंने खुद को गोली मार दी थी। गोलीबारी में मृत्यु, गोलीबारी में खुद को गोली मारी थी, खुद को गोली मारी और शहीद हो गए, मारी और 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए, शहीद। और यहां पर शहीद हो गए। याद रखिएगा, ठीक है। उधर भगत सिंह जी की 24 मार्च में जैसे फांसी थी, तो 23 मार्च से लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। 23 मार्च की सुबह से इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए कि वो लाहौर जेल को कभी भी तोड़ सकते थे। पुलिस वालों को पता था कि बाहर आदमी इकट्ठे हो रहे हैं और ये इतने आदमी हैं कि अगर ये आदमी जेल में एंट्री लेना चाहे तो इनको कोई नहीं रोक सकता। वाकई में बहुत सारे आदमी थे, लेकिन वो आदमी एंटर कर जाते हैं और जैसे ही वो एंटर करने का प्रयास कर रहे होते हैं, तुरंत क्या होता है, भगत सिंह जी को रात के समय में पीछे के रास्ते से निकालकर उनको फांसी लगाई जाती है और जंगल के रास्ते में फेंक दिया जाता है। जब लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया गया, उसके बाद उनकी जो बॉडी है उसको रिसीव कराया गया। तो उनको इस वजह से कहा जाता है कि उनको सजा 23 मार्च को ही दे दी गई थी, बहुत रात में, है ना। 24 मार्च तो बहुत बाद में आपको देखने को मिलती है।
वाकई में उनको सजा 24 मार्च को दी गई थी, लेकिन लोगों के प्रेशर के चलते 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी दी गई। भगत सिंह जी को फांसी दी गई, वो भी रात में भगत सिंह जी को फांसी दी गई। और सिर्फ इनको फांसी नहीं दी गई, साथ में फांसी दी जाती है सुखदेव को, साथ में फांसी दी जाती है राजगुरु को। तो कुछ इस प्रकार का चित्रण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इस प्रकार की बातें रही हैं और इसी वजह से आज हम भगत सिंह जी को कहते हैं शहीद आजम। अगर आपसे मिलना है तो कहां आ सकते हैं? अरे भाई मैं दिल्ली में हूं ना वर्तमान में, दिल्ली आ सकते हैं आप। और बताओ, मैथ की क्लास ऑफ क्यों है? सर बाहर गए हुए इसलिए ऑफ है। मुझे ये समझ में नहीं आता तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो जाती है? बाकी सब्जेक्ट पूरे हैं ध्रुव आपके? रिवीजन कर लिया पुरानी क्लासों का? बड़ी अजीब बात है, पुरानी क्लासों का रिवीजन नहीं है, बाकी सिलेबस पूरा नहीं है, मैथ की क्लास क्यों नहीं चल रही? इनको ये बताओ, बताओ जी बताओ। ठीक है, चलो, ठीक है, तो ये पूरा जो है आपको यहां पर पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, अजीत चांगवान, उस बारे में हम पूरा जो है अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो आज की क्लास भाई रही है यहां तक। मेरे ख्याल से आपको ये बातें बहुत तगड़े लेवल पर समझ में आई होंगी। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, बताओ, क्लियर हुई बात? समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इसके आगे की जो बात है वो हम कल कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, हाँ भाई, प्रखर देख लीजिए इस मूवी को। हाँ बिल्कुल आ जाइए, अब वहां भी आ जाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए। हाँ, इस घटना को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्या है, सिर्फ किताब में लिखी हुई बातें नहीं बताई, मैंने सारी बातें बताई हैं आपको। अब इससे आगे की जो बातें होंगी, अब इससे आगे की जो बातें होंगी उसमें हम क्या चीज देख रहे होंगे कि किस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, या किस प्रकार से भारत के अंतर्गत जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हिस्सेबाजी हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो, पोतन चौधरी बढ़िया लगा। चलो, अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।